मिडनाइट ऑफ फियर में आपका स्वागत है। इस ऑडियो बुक में हम ब्रैम स्टोकर की द जिप्सी प्रोफेसी के बारे में जानेंगे, जो एक ऐसी दिलचस्प कहानी है जिसमें रहस्य और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जिसका सामना एक रहस्यमयी जिप्सी महिला से होता है, जो एक ऐसी भयावह भविष्यवाणी करती है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने की धमकी देती है। जैसे जैसे भविष्यवाणी अप्रत्याशित तरीकों से सच होने लगती है, आदमी को भाग्य, भय और उसके नियंत्रण से परे अलौकिक शक्तियों की शक्ति से जूझना पड़ता है। भाग्य की इस भयानक कहानी और भविष्य में छिपे अशुभ सत्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। मैं सचमुच सोचता हूं, डॉक्टर ने कहा, कि किसी भी हालत में हम में से किसी को जाकर यह जांच करनी चाहिए कि यह चीज धोखा है या नहीं। अच्छा, कॉन्सिडाइन ने कहा, रात के खाने के बाद हम अपने सिगार लेकर कैंप की ओर चलेंगे। तदनुसार जब रात्रिभोज समाप्त हो गया और ला टूर समाप्त हो गया, तो जोशुआ कंसिडाइन और उनके मित्र डॉ बर्ले दलदली भूमि के पूर्वी किनारे पर चले गए, जहां जिप्सी शिविर था। जब वे जा रहे थे, मैरी कंसिडाइन, जो बगीचे के अंत तक चली गई थी जहां से गली खुलती थी, ने अपने पति को पुकारा, ध्यान रहे जोशुआ, तुम्हें उन्हें उचित अवसर देना है, लेकिन उन्हें भाग्य के बारे में कोई संकेत मत देना, और तुम किसी भी जिप्सी युवती के साथ छेड़खानी मत करना, और गेराल्ड को नुकसान से दूर रखने का ध्यान रखना। जवाब में कॉन्सिडाइन ने अपना हाथ ऊपर उठाया, जैसे कि वह मंच पर शपथ ले रहा हो, और उसने पुराने गीत द जिप्सी काउंटेस की सीटी बजाई। गेराल्ड भी उसके सुर में सुर मिलाता हुआ हंसने लगा, और फिर दोनों आदमी गली के रास्ते से होते हुए कॉमन की ओर चले गए, बीच बीच में मुड़कर मैरी की ओर हाथ हिलाते हुए, जो शाम के अंधेरे में गेट पर झुककर उनकी ओर देख रही थी। गर्मियों की एक सुहावनी शाम थी। हवा में शांति और शांत खुशी थी, मानो यह उस शांति और खुशी का एक बाहरी रूप हो जो युवा विवाहित लोगों के घर को स्वर्ग बनाती है। कॉन्सिडाइन का जीवन घटनापूर्ण नहीं था। एकमात्र परेशान करने वाला तत्व जो उसने कभी देखा था, वह था मैरी विंस्टन को प्रपोज करना और उसके महत्वाकांक्षी माता पिता का लंबे समय से जारी विरोध, जो अपनी इकलौती बेटी के लिए एक शानदार वर की उम्मीद कर रहे थे। जब मिस्टर और मिसेस विंस्टन को युवा बैरिस्टर के लगाव का पता चला, तो उन्होंने अपनी बेटी को लंबे समय के लिए मिलने के लिए भेजकर युवा लोगों को अलग रखने की कोशिश की। उससे वादा किया कि वह अपनी अनुपस्थिति के दौरान अपने प्रेमी से पत्र व्यवहार नहीं करेगी। हालांकि प्यार ने परीक्षा पास कर ली थी। न तो अनुपस्थिति और न ही उपेक्षा ने युवा व्यक्ति के जुनून को ठंडा किया, और ईर्ष्या उसके आशावादी स्वभाव के लिए एक अज्ञात चीज थी। इसलिए लंबे समय तक इंतजार करने के बाद माता पिता ने हार मान ली और युवा लोगों ने शादी कर ली। वे कुछ महीनों से कॉटेज में रह रहे थे और उन्हें घर जैसा माहौल महसूस होने लगा था। गेराल्ड बर्ले, जोशुआ का पुराना कॉलेज का दोस्त और खुद भी कभी कभी मैरी की खूबसूरती का शिकार हो चुका था, एक हफ्ते पहले ही उनके साथ रहने के लिए आया था, ताकि वह लंदन में अपने काम से खुद को जितना हो सके उतना समय उनके साथ रह सके। जब उसका पति पूरी तरह से गायब हो गया, तो मैरी घर में गई और पियानो पर बैठकर मेंडेलसोहन को 1 घंटा दिया। यह आम रास्ते से थोड़ी ही दूर था, और सिगार को फिर से पीने की जरूरत पड़ने से पहले ही दोनों आदमी जिप्सी कैंप पहुंच गए थे। यह जगह जिप्सी कैंपों की तरह ही खूबसूरत थी, जब गांवों में और जब व्यापार अच्छा होता है। आमतौर पर आग के चारों ओर कुछ लोग थे जो भविष्यवाणी में अपना पैसा लगा रहे थे, और बड़ी संख्या में अन्य लोग जो गरीब या अधिक कंजूस थे, जो सीमा के बाहर ही रहते थे, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था उसे देखने के लिए पर्याप्त पास थे। जैसे ही दोनों सज्जन पास आए, जोशुआ को जानने वाले गांव के लोग थोड़ा पीछे हट गए, और एक सुंदर तेज तर्रार जिप्सी लड़की ने ठोकर खाई और उनका भविष्य बताने के लिए कहा। जोशुआ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन लड़की ने उसे देखे बिना बहुत ही अजीब तरीके से उसके चेहरे को घूरा। गेराल्ड ने उसे धक्का दिया। तुम्हें उसके हाथ में चांदी रखनी होगी, उसने कहा। यह रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जोशुआ ने अपनी जेब से एक आधा मुकुट निकाला और उसे उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन उसे देखे बिना उसने उत्तर दिया, तुम्हें जिप्सी का हाथ सोने से पार करना होगा। गेराल्ड हंसा। तुम एक विषय के रूप में प्रीमियम पर हो, उसने कहा। जोशुआ उस तरह का आदमी था, सार्वभौमिक प्रकार का, जो एक सुंदर लड़की द्वारा घूरे जाने को बर्दाश्त कर सकता है,
इसलिए कुछ विचार विमर्श के बाद उसने उत्तर दिया, ठीक है, तुम यहां हो मेरी सुंदर लड़की, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे एक सच्चा सौभाग्य देना होगा। और उसने उसे आधा सिक्का दिया, जिसे उसने लेते हुए कहा, मुझे सौभाग्य या दुर्भाग्य बताना नहीं है, बल्कि केवल यह पढ़ना है कि सितारों ने क्या कहा है। उसने उसका दाहिना हाथ लिया और उसे हथेली ऊपर की ओर मोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसने उसे ऐसे गिरा दिया जैसे वह लाल हो गया हो और चौंक कर तेजी से दूर चली गई। शिविर के केंद्र में स्थित बड़े तंबू का पर्दा उठाकर वह अंदर गायब हो गई। फिर से बेचा गया, सन की गेराल्ड ने कहा। जोशुआ थोड़ा हैरान था और पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। वे दोनों बड़े तंबू को देखते रहे। कुछ ही क्षणों में दरवाजे से वह युवा लड़की नहीं, बल्कि एक मध्यम आयु वर्ग की ओर प्रभावशाली दिखने वाली महिला निकली। जैसे ही वह दिखाई दी, पूरा शिविर मानो थम सा गया। 1-2 सेकंड के लिए बोलचाल की भाषा, हंसी और काम का शोर थम गया और हर आदमी या औरत जो बैठा था या झुका हुआ था या लेटा हुआ था, खड़ा हो गया और शाही दिखने वाली जिप्सी का सामना किया। रानी, बेशक, गेराल्ड ने बड़बड़ाया, आज रात हम किस्मत वाले हैं। जिप्सी रानी ने शिविर के चारों ओर एक खोजी नजर डाली और फिर बिना एक पल भी हिचकिचाए सीधे आकर जोशुआ के सामने खड़ी हो गई। अपना हाथ आगे बढ़ाओ, उसने आज्ञाकारी स्वर में कहा। गेराल्ड ने फिर धीमी आवाज में कहा, जब से मैं स्कूल में था तब से मुझसे इस तरह बात नहीं की गई। तुम्हारे हाथ में सोना होना चाहिए। 100% इस खेल में, गेराल्ड फुसफुसाया जब जोशुआ ने उसकी उलटी हथेली पर एक और आधा सिक्का रखा। जिप्सी ने भौहें सिकोड़कर उसके हाथ की ओर देखा, फिर अचानक उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, क्या आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है? क्या आपके पास सच्चा हृदय है जो आपके प्रियजन के लिए साहसी हो सके? मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे डर है कि मुझ में इतना अहंकार नहीं है कि मैं हाँ कह सकूं। तो मैं तुम्हारे लिए जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे चेहरे पर दृढ़ संकल्प देखा है। यदि आवश्यक हो तो हताश और दृढ़ संकल्प। क्या तुम्हारी पत्नी है जिसे तुम प्यार करते हो? हाँ, जोर देकर कहा। तो फिर उसे तुरंत छोड़ दो। उसका चेहरा फिर कभी मत देखना। अभी उसके पास से चले जाओ जब तक प्यार ताजा है और तुम्हारा दिल दुष्ट इरादों से मुक्त है। जल्दी जाओ, दूर जाओ और उसका चेहरा फिर कभी मत देखना। जोशुआ ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और कठोरता से, लेकिन व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, धन्यवाद, और वह दूर जाने लगा। मैं कहता हूं, गेराल्ड ने कहा, आप ऐसा नहीं करेंगे बूढ़े आदमी। सितारों या उनके पैगंबर पर नाराज होने का कोई फायदा नहीं है, और इसके अलावा आपके संप्रभु, इससे क्या फायदा? कम से कम मामले को तो सुनिए। चुप हो जाओ कमीने, रानी ने आदेश दिया। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। उसे जाने दो, और अगर उसे चेतावनी नहीं दी जाएगी तो वह अज्ञानता में ही जाएगा। जोशुआ तुरंत पीछे मुड़ा। किसी भी हालत में हम इस मामले को सुलझा लेंगे, उसने कहा। अब मैडम, आपने मुझे सलाह दी है, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सावधान रहो, जिप्सी ने कहा। तारे बहुत समय से चुप हैं, रहस्य अभी भी उन्हें घेरे हुए है। मेरी प्यारी मैडम, मैं हर रोज किसी रहस्य के संपर्क में नहीं आता, और मैं अपने पैसे के लिए अज्ञानता के बजाय ज्ञान को प्राथमिकता देता हूं। जब मुझे किसी चीज की जरूरत होती है तो मैं उसे मुफ्त में पा सकता हूं। गेराल्ड ने भी यही बात दोहराई। जहां तक मेरी बात है, मेरे पास बहुत बड़ा और बिकने लायक स्टॉक है। जिप्सी रानी ने दोनों आदमियों को सख्ती से देखा और फिर कहा, जैसा तुम चाहो। तुमने अपने लिए चुना है और चेतावनी का तिरस्कार किया है और अपील का हल्केपन से। कयामत तुम्हारे ही सिर पर आए। आमीन, गेराल्ड ने कहा। रानी ने एक दबंग भाव से पुनः जोशुआ का हाथ थाम लिया और उसका भाग्य बताना शुरू कर दिया। मैं यहां खून बहता हुआ देख रहा हूं। यह जल्द ही बहेगा। यह मेरी नजर में बह रहा है। यह एक कटी हुई अंगूठी के टूटे हुए घेरे से बहता है। जोशुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे बढ़ो। गेराल्ड चुप रहा। क्या मुझे स्पष्ट बोलना होगा? जरूर। हम आम इंसान कुछ निश्चित चाहते हैं। सितारे बहुत दूर हैं और उनके शब्द संदेश में कुछ हद तक फीके पड़ जाते हैं। जिप्सी कांप उठी और फिर प्रभावशाली ढंग से बोली, यह एक हत्यारे का हाथ है, अपनी पत्नी के हत्यारे का। उसने हाथ छोड़ दिया और मुंह फेर लिया। जोशुआ हंसा। क्या आप जानते हैं, उसने कहा, मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे अपने सिस्टम में कुछ न्यायशास्त्र की भविष्यवाणी करनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप कहते हैं यह हाथ एक हत्यारे का हाथ है। खैर,
भविष्य में यह जो भी हो या संभावित रूप से यह वर्तमान में एक नहीं है। आपको अपनी भविष्यवाणी ऐसे शब्दों में देनी चाहिए जैसे वह हाथ जो एक हत्यारे का होगा, या बल्कि उसका हाथ जो अपनी पत्नी का हत्यारा होगा। सितारे वास्तव में तकनीकी प्रश्नों पर अच्छे नहीं हैं। जिप्सी ने किसी भी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि सिर झुकाए तथा हताश भाव से धीरे धीरे अपने तंबू की ओर चली गई और पर्दा उठाकर गायब हो गई। बिना कुछ बोले दोनों आदमी घर की ओर मुड़ गए और दलदली भूमि को पार करते हुए चल दिए। कुछ देर बाद, थोड़ी हिचकिचाहट के बाद, गेराल्ड बोला, बेशक बूढ़े आदमी, ये सब एक मजाक है, एक भयानक मजाक, लेकिन फिर भी एक मजाक। लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम इसे अपने तक ही सीमित रखें? क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक है, अपनी पत्नी को मत बताना, इससे वह घबरा सकती है। उसे डराओ। मेरे प्यारे गेराल्ड, तुम क्या सोच रहे हो? क्यों? वह मुझसे डरेगी या घबराएगी नहीं? अगर बोहेमिया से नहीं आने वाले सभी जिप्सी इस बात पर सहमत हो जाएं कि मैं उसे मार डालूंगा, या यहां तक कि उसके बारे में सोचूंगा भी जब तक कि वह जैक रॉबिन्सन कह रही हो। गेराल्ड ने विरोध किया। बूढ़े आदमी, औरतें अंधविश्वासी होती हैं, हम पुरुषों से कहीं ज्यादा, और उन्हें आशीर्वाद भी मिलता है, या अभिशाप भी, एक तंत्रिका तंत्र के साथ जिससे हम अनजान हैं। मैं अपने काम में इसे इतना ज्यादा देखता हूं कि इसे समझ नहीं पाता। मेरी सलाह मानो और उसे मत बताओ, नहीं तो तुम उसे डरा दोगे। जोशुआ के होंठ अनजाने में कठोर हो गए जब उसने उत्तर दिया, मेरे प्यारे साथी, मैं अपनी पत्नी से कोई रहस्य नहीं रखना चाहता। क्यों? यह हमारे बीच चीजों के एक नए क्रम की शुरुआत होगी। हमारे पास एक दूसरे से कोई रहस्य नहीं है। अगर हमारे पास कभी है तो आप हमारे बीच कुछ अजीबोगरीब चीजों पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। फिर भी, गेराल्ड ने कहा, अवांछित हस्तक्षेप के जोखिम पर मैं फिर कहता हूं कि समय रहते सावधान हो जाओ। जोशुआ ने कहा, जिप्सी के शब्द ही, तुम और वह बिल्कुल एक मत लग रहे हैं। बताओ बूढ़े आदमी, क्या यह सब बनावटी है? तुमने मुझे जिप्सी शिविर के बारे में बताया था। क्या तुमने महारानी के साथ मिलकर यह सब तय किया था? यह बात मजाक में कही गई थी। गेराल्ड ने उसे आश्वस्त किया कि उसने शिविर के बारे में सिर्फ उसी सुबह सुना था, लेकिन उसने अपने दोस्त के हर जवाब का मजाक उड़ाया और इस मजाक की प्रक्रिया में समय बीत गया और वे झोपड़ी में दाखिल हुए। मैरी पियानो पर बैठी थी लेकिन बजा नहीं रही थी। धुंधली शाम ने उसके सीने में कुछ बहुत ही कोमल भावनाएं जगा दी थीं और उसकी आंखें कोमल आंसुओं से भरी हुई थीं। जब पुरुष अंदर आए तो वह चुपके से अपने पति के पास गई और उसे चूमा। जोशुआ ने एक दुखद रवैया अपनाया। मैरी, उसने गहरी आवाज में कहा, मेरे पास आने से पहले भाग्य के शब्द सुन लो। सितारों ने बोल दिया है और कयामत तय हो गई है। क्या बात है बेटा? मुझे भाग्य बताओ, पर मुझे डराओ मत। बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे, लेकिन एक सच्चाई है जिसे तुम्हें जानना अच्छा होगा। नहीं, यह जरूरी है ताकि तुम्हारी सारी तैयारियां पहले से हो जाए और सब कुछ शालीनता से और व्यवस्थित तरीके से हो। बोलो प्रिय, मैं सुन रहा हूं। मैरी कॉन्सिडाइन, आपका पुतला अभी भी मैडम तुसाद में देखा जा सकता है। न्याय विवेकहीन सितारों ने अपनी बुरी खबर सुनाई है कि यह हाथ खून से लाल है। आपका खून? मैरी, मैरी, हे भगवान! वह आगे बढ़ा, लेकिन उसे पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वह फर्श पर बेहोश होकर गिर गई थी। मैंने तुमसे कहा था, गेराल्ड ने कहा, तुम उन्हें उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। थोड़ी देर बाद मरियम अपनी बेहोशी से उभरी, लेकिन केवल तीव्र उन्माद में गिरने के बाद, जिसमें वह हंसी और रोई और चिल्लाई, उसे मुझसे दूर रखो, मुझसे, यहोशू मेरे पति, और कई अन्य विनती और भय के शब्द कहे। जोशुआ कंसिडाइन मानसिक पीड़ा की स्थिति में था और जब आखिरकार मैरी शांत हो गई तो वह उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसके पैरों, हाथों और बालों को चूमा और उसे सभी मीठे नामों से पुकारा और अपने होठों से जितनी भी कोमल बातें कह सकता था वह सब कहा। पूरी रात वह उसके बिस्तर के पास बैठा रहा और उसका हाथ थामे रहा। रात भर और सुबह तक वह नींद से जागती रही और डर के मारे चिल्लाती रही, जब तक कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसका पति उसके बगल में देख रहा है। अगली सुबह नाश्ता देर से हुआ, लेकिन इस दौरान जोशुआ को एक टेलीग्राम मिला जिसमें उसे विथरिंग तक गाड़ी चलाकर जाने को कहा गया था, जो करीब 20 मील दूर था। वह जाने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन मैरी को उसके वहां रहने की खबर नहीं मिली, इसलिए दोपहर से पहले वह अपनी गाड़ी में अकेले ही चला गया। जब वह चला गया तो मैरी अपने कमरे में चली गई।
वह दोपहर के भोजन के समय नहीं आई, लेकिन जब लॉन में बड़े रोते हुए विलो के नीचे दोपहर की चाय परोसी गई तो वह अपने मेहमान से मिलने आई। वह पिछली शाम की अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक दिख रही थी। कुछ अनौपचारिक टिप्पणियों के बाद उसने गेराल्ड से कहा, बेशक कल रात की घटना बहुत मूर्खतापूर्ण थी, लेकिन मैं डरने से खुद को नहीं रोक पाई। वास्तव में अगर मैं खुद को इसके बारे में सोचने देती तो मैं बहुत शांत महसूस करती, लेकिन आखिरकार ये लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं, और मेरे पास एक परीक्षण है जो यह दिखाने में शायद ही विफल हो सकता है कि भविष्यवाणी झूठी है। अगर वास्तव में यह झूठी है, उसने दुखी होकर कहा। आपकी योजना क्या है? गेराल्ड ने पूछा। मैं स्वयं जिप्सी शिविर में जाऊंगा और रानी से अपना भाग्य जानूंगा। राजधानी? क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? अरे नहीं, इससे बात बिगड़ जाएगी। वह तुम्हें पहचान सकती है और मेरा अनुमान लगा सकती है, और उसी के अनुसार अपनी बात कह सकती है। मैं आज दोपहर को अकेला ही जाऊंगा। जब दोपहर हो गई तो मैरी कॉन्सिडाइन जिप्सी शिविर की ओर चल पड़ी। गेराल्ड उसके साथ कॉमन के किनारे तक गया और अकेले ही वापस लौटा। आधे घंटे से भी कम समय बीता था कि मैरी ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, जहां वह सोफे पर लेटा हुआ कुछ पढ़ रहा था। वह बुरी तरह पीली पड़ गई थी और बहुत उत्तेजित थी। वह दहलीज पार कर ही रही थी कि वह गिर पड़ी और कालीन पर कराहते हुए गिर पड़ी। गेराल्ड उसकी मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन उसने बहुत कोशिश करके खुद को नियंत्रित किया और उसे चुप रहने का इशारा किया। वह इंतजार करता रहा और उसकी इच्छा पर उसका तत्पर ध्यान उसे सबसे अच्छी मदद लगी, क्योंकि कुछ ही मिनटों में वह कुछ हद तक ठीक हो गई थी और उसे बता पा रही थी कि क्या हुआ था। जब मैं शिविर में पहुंची, उसने कहा, वहां कोई भी नहीं था। मैं बीच में चली गई और वहां खड़ी हो गई। अचानक एक लंबी महिला मेरे पास आकर खड़ी हो गई। कुछ ने मुझे बताया कि मैं वांछित हूं, उसने कहा। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उस पर चांदी का एक टुकड़ा रख दिया। उसने अपनी गर्दन से एक छोटा सा सोने का गहना निकाला और उसे भी वहां रख दिया, और फिर दोनों को पकड़कर उन्हें पास से बहते हुए नाले में फेंक दिया। फिर उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, इस दोषी जगह पर खून के अलावा कुछ नहीं है, और चली गई। मैंने उसे पकड़ लिया और उससे और बताने के लिए कहा। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने कहा, हाय हाय, मैं तुम्हें अपने पति के पैरों पर लेटी हुई देखती हूं और उसके हाथ खून से लाल हैं। गेराल्ड को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वह इसे हंसी में उड़ाने लगा। उसने कहा, जरूर इस औरत को हत्या का शौक है। हंसो मत, मैरी ने कहा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर जैसे अचानक आवेग के साथ वह कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद जोशुआ वापस लौटा। वह खुश और प्रसन्न चित्त था और लंबी यात्रा के बाद एक शिकारी की तरह भूखा था। उसकी उपस्थिति ने उसकी पत्नी को खुश कर दिया, जो बहुत खुश लग रही थी, लेकिन उसने जिप्सी शिविर की यात्रा के बारे में कुछ नहीं कहा। इसीलिए गेराल्ड ने भी इसका उल्लेख नहीं किया, मानो मौन सहमति से शाम के दौरान विषय का उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन मैरी के चेहरे पर एक अजीब स्थिर भाव था जिसे गेराल्ड देखे बिना नहीं रह सका। सुबह जोशुआ नाश्ते के लिए हमेशा की तुलना में देर से आया। मैरी सुबह से ही उठकर घर में काम करने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह थोड़ी घबराई हुई लगने लगी और बीच बीच में बेचैनी से भर जाती। गेराल्ड यह देखे बिना नहीं रह सका कि नाश्ते पर बैठे लोगों में से कोई भी अपने खाने को संतोषजनक ढंग से नहीं खा पा रहा था। यह पूरी तरह से इसलिए नहीं था कि चॉप्स सख्त थे, बल्कि इसलिए कि चाकू बहुत कुंद थे। मेहमान होने के नाते उसने निश्चित रूप से कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन तुरंत उसने देखा कि जोशुआ ने अपने चाकू की धार पर अंगूठा घुमाया, जो किसी तरह से बेहोशी की हालत में था। इस हरकत से मैरी का चेहरा पीला पड़ गया और वह लगभग बेहोश हो गई। नाश्ते के बाद वे सब लॉन पर चले गए। मैरी गुलदस्ता बना रही थी और उसने अपने पति से कहा, मेरे लिए भी कुछ चाय गुलाब ले आओ बेटा। जोशुआ ने घर के सामने से एक गुच्छा नीचे गिराया। तना मुड़ा हुआ था, लेकिन टूटने के लिए बहुत मजबूत था। उसने अपना चाकू निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन व्यर्थ। मुझे अपना चाकू उधार दो, गेराल्ड, उसने कहा। लेकिन गेराल्ड के पास चाकू नहीं था, इसलिए वह नाश्ते के कमरे में गया और मेज से एक चाकू ले आया। वह चाकू की धार महसूस करते हुए और बड़बड़ाते हुए बाहर आया। आखिर सभी चाकुओं का क्या हुआ? किनारे सभी घिस गए लगते हैं। मैरी जल्दी से मुड़ी और घर में प्रवेश किया। जोशुआ ने कुंद चाकू से डंठल को काटने की कोशिश की, जैसे कि देशी रसोइये मुर्गों की गर्दन काटते हैं, जैसे कि स्कूली बच्चे रस्सी काटते हैं।
थोड़े प्रयास से उसने काम पूरा कर लिया। गुलाबों का गुच्छा घना हो गया, इसलिए उसने एक बड़ा गुच्छा इकट्ठा करने का फैसला किया। उसे कटलरी रखने वाले साइड बोर्ड में एक भी तेज चाकू नहीं मिला, इसलिए उसने मैरी को बुलाया और जब वह आई तो उसे सारी स्थिति बताई। वह इतनी परेशान और दुखी लग रही थी कि वह सच्चाई जानने से खुद को नहीं रोक सका और जैसे कि वह हैरान और आहत हो, उससे पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आपने यह कर लिया है? वह बीच में बोली, ओह जोशुआ, मैं बहुत डर गई थी। वह चुप हो गया और उसके चेहरे पर एक सफेद भाव उभर आया। मैरी, उसने कहा, क्या तुम्हारा मुंह पर इतना ही भरोसा है? मैं इस पर यकीन नहीं करता। ओह जोशुआ, जोशुआ, वह विनती करते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, और फूट फूट कर रोने लगी। जोशुआ ने एक पल सोचा और फिर कहा, मैं समझ गया कि यह कैसा है। हमें इसे खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो हम सब पागल हो जाएंगे। वह ड्राइंग रूम में भाग गया। तुम कहां जा रहे हो? मैरी लगभग चिल्लाई। गेराल्ड समझ गया कि उसका क्या मतलब था, कि वह अंधविश्वास के बल पर कुंद औजारों से बंधा नहीं रहेगा, और जब उसने उसे फ्रांसीसी खिड़की से बाहर आते देखा तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा घोर का चाकू था, जो आमतौर पर बीच की मेज पर रखा रहता था और जिसे उसके भाई ने उत्तरी भारत से उसे भेजा था। यह उन महान शिकार चाकुओं में से एक था जिसने विद्रोह के दौरान वफादार घोर काओं के दुश्मनों के साथ बहुत ही भयानक काम किया था। यह बहुत भारी था, लेकिन हाथ में इतना संतुलित था कि हल्का लगता था, और इसकी धार उस तरह जैसी थी। इनमें से एक चाकू से घोर का एक भेड़ को 2 टुकड़ों में काट सकता है। जब मैरी ने उसे हाथ में हथियार लेकर कमरे से बाहर आते देखा तो वह भय के मारे चीख पड़ी और पिछली रात का उन्माद पुनः जागृत हो गया। जोशुआ उसकी ओर दौड़ा और उसे गिरते देख चाकू फेंक दिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। हालांकि वह बस 1 सेकंड देर से पहुंचा और दोनों आदमी एक साथ डर के मारे चिल्ला उठे जब उन्होंने उसे नंगी तलवार पर गिरते देखा। जब गेराल्ड दौड़कर उसके पास गया तो उसने पाया कि गिरने के दौरान उसका बायां हाथ ब्लेड से टकराया था, जो घास पर ऊपर की ओर पड़ा था। कुछ छोटी नसें कट गई थीं और घाव से खून बह रहा था। जब वह उसे बांध रहा था तो उसने जोशुआ को बताया कि शादी की अंगूठी स्टील से कट गई थी। वे उसे बेहोशी की हालत में घर ले गए। जब थोड़ी देर बाद वह बाहर आई तो उसका हाथ गौफन में बंधा हुआ था। वह मन से शांत और खुश थी। उसने अपने पति से कहा, जिप्सी आश्चर्यजनक रूप से सत्य के बहुत निकट थी, इतनी निकट कि अब वास्तविक बात कभी घटित नहीं हो सकती। प्रिय, जोशुआ ने झुककर घायल हाथ को चूमा। ब्रैम स्टोकर की द जिप्सी प्रोफेसी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें भविष्यवाणी की भयानक शक्ति और भाग्य की अस्थिर पकड़ की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम इस कहानी को समाप्त करते हैं, हमें यह जानने के परिणामों पर विचार करना पड़ता है कि आगे क्या होने वाला है, और वे अपरिहार्य शक्तियां जो हमारे भाग्य को आकार देती हैं। रहस्य और अलौकिकता की और भी आकर्षक कहानियों के लिए बने रहें और याद रखें, कभी कभी भविष्य में ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर होता है।